सो जय हिंद एवरीवन। आज की ये वीडियो इसलिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। जी, ये वीडियो होने वाली है हाउ टू फिल योर PIQ फॉर्म। PIQ यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेयर, आपके पर्सनल इंटरव्यू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसका नाम है PIQ फॉर्म। इसको भरते कैसे, देखिए ऊपर लिखा हुआ है गोपनीय यानी कि कॉन्फिडेंशियल, ओके, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है DIPR क्वेश्चनेयर नंबर, इस तरीके से लिखा हुआ है। ये आपकी जरूरत का नहीं है। यहाँ पे आपका OIR भी है। बेसिकली जो आप स्टेज 1 में स्क्रीनिंग के टाइम पे जो OIR में मार्क्स स्कोर करते हैं, इसको OIR रेटिंग कहा जाता है, वो OIR की रेटिंग यहाँ पर लिखी जाती है, लेकिन वो आपको बताई नहीं जाती है। ओके, जनरली जब आप स्क्रीन हो जाते हैं उसके बाद आपसे PIQ फॉर्म्स भरवाए जाते हैं, ठीक है, दोनों ही एयरफोर्स और आर्मी बोर्ड्स में और नेवी बोर्ड्स के में भी, जहां भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे वहां आपसे फिल करवा जाएगा। लेकिन आज हम जिस पर्सपेक्टिव के साथ करने वाले हैं वो है बेसिकली AFSB के हिसाब से माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है यहाँ पे जो बोर्ड नंबर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 1 AFSB देहरादून। लेकिन मान लीजिए अगर आप आर्मी बोर्ड में जा रहे हैं, जैसे कि आप भोपाल के किसी बोर्ड में जा रहे हैं 21 SSB भोपाल, तो वहाँ लिखा जाएगा 21 SSB भोपाल, ठीक है। तो रहता चीज़ सेम ही है, बस कुछ चीज़ें हैं जो डिटेल्स हैं वो थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती हैं। अब जैसे कि बैच नंबर लिखा हुआ है DF के टाइम 800, ठीक है। फिर आपका जो चेस्ट नंबर आपको मिलेगा, जैसे कि यहाँ मान लीजिए आपको चेस्ट नंबर 21 मिला है, जोन सा भी मिला, आप वो वाला लिख लेंगे। और उसके बाद जो आपका रोल नंबर रहेगा या जो भी आपका एडमिट कार्ड पर नंबर रहेगा, आप उसको फिल करेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। यहाँ पर हम आगे एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर कई बार आपको बोला जाता है कि जो चेस्ट नंबर लिखा हुआ है उसको यहाँ पर लिख देना है 21 और उसको सर्कल कर देना है दोनों ही साइड पे, आगे भी और पीछे भी, ठीक है। ये बेसिकली 2 पेज का होता है PIQ फॉर्म, आप पूरा देखेंगे और समझेंगे इस चीज़ को। फिर लिखा हुआ है नेम इन कैपिटल्स, तो आपको कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा अभिषेक प्रताप सिंह, अपना नाम लिखा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है मैंने अपनी डिटेल्स को, जैसे कि जिस नाम से आपको इंटरव्यू में बुलाया जाए, ठीक है, उस पर्टिकुलर नेम को अंडरलाइन किया जाना चाहिए। जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे अभिषेक नाम से इंटरव्यू ऑफिसर बुलाए, तो मैं अभिषेक के नीचे अंडरलाइन खींच दूंगा। ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वहां पे जब फॉर्म भरवाया जाता है। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मुझे वो प्रताप नाम से बुलाएं, तो प्रताप को अंडरलाइन कर दूंगा। तो जिस भी नाम से आप चाहते हैं कि आपको बुलाया जाए इंटरव्यू के अंदर, उस नाम को आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, जैसे मैंने अपने पिताजी का नाम लिखा है। उसके बाद प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेसिडेंस, ठीक है, वो स्थान जहां पर आप सबसे ज़्यादा समय तक रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जैसे कि टैगोर टाउन प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन में लिखी है वो लिखिए टैगोर टाउन की, ठीक है। वहीं पे जैसे कि लिखा है प्रेजेंट रेसिडेंस आपका क्या है, जैसे कि अभी मैं भोपाल में रह रहा हूँ, तो वहाँ पे आ जाएगा भोपाल मध्य प्रदेश, मान के चलिए एक तरीके से हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भोपाल की पॉपुलेशन लिखी है मैंने 25 लाख। लेकिन अगर भोपाल के किसी शहर के बारे में बता रहा हूँ, मतलब भोपाल शहर के अंदर किसी जगह के बारे में बता रहा हूँ कि MP नगर में रहता हूँ या किसी पर्टिकुलर स्पेस में जगह बता रहा हूँ, तो उस केस से मैंने टैगोर टाउन की लिखी 10,000, तो उस स्थान पे उस पर्टिकुलर प्लेस की वहाँ पे पॉपुलेशन लिखी जाएगी। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल कलेक्टिवली पूरी सिटी की बता रहा हूँ भोपाल की, तो मैंने फिर भोपाल की पॉपुलेशन लिखी है। इसी के साथ ही परमानेंट रेसिडेंस भी इसी तरह से लिखा जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और है, वेदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और नॉट। अब अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर है तो आप यस लिखेंगे, अदरवाइज वहाँ पर नो लिखेंगे। तो ये स्पेस मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, आप इसको फिल अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। यहाँ पे स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट देखिए, जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस है यानी कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, जैसे कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज मैंने यहाँ पे फिल किया हुआ है। फिर आपका रिलीजन हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म या क्रिश्चियनिटी, जो भी आपका रिलीजन है आप उसको फिल करेंगे। फिर आप अगर ST SC OBC से हैं तो आप वो लिखेंगे, अगर आप उसमें से नहीं है जनरल कैटेगरी से तो आप वहाँ पे जनरल लिखेंगे। फिर आप अपनी मदर टंग हिंदी लिखेंगे या जो भी आपकी मदर टंग है आप उसको लैंग्वेज को लिखेंगे वहाँ पर। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में आपको लिखनी है 21 मार्च 2001 जैसे मैंने लिखी हुई है। फिर आपका स्टेटस लिखेंगे, लाइक रिलेशनशिप स्टेटस, यानी कि आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, विडोवर हैं, आप वो वाला पार्ट यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है पॉइंट नंबर 6, ठीक है। ये होता है वेदर पेरेंट्स अलाइव और नॉट। अगर आपके पेरेंट्स जीवित हैं तो आप यस पे टिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो पे टिक करेंगे। अगर नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके कौन से नहीं है। ऐसे मान लीजिए मदर नहीं है आपकी, तो मदर पे टिक करेंगे, फादर को क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। मदर पे टिक करके मतलब माता जी जीवित नहीं है और उनकी मृत्यु के टाइम पे आपकी एज कितनी थी आप उसको ईयर्स में वहां पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये उनके लिए जिनके माता पिता अगर उनमें से कोई नहीं है तो वो उस चीज़ को डिटेल को फिल कर देंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगली चीज़ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनकी ऑक्यूपेशन कितनी, आपके पेरेंट्स की, आपके गार्जियन की और आपके सिबलिंग्स वगैरह की ऑक्यूपेशन कितनी है, ठीक है, एंड उनकी इनकम कितनी है, वहाँ पे ऑक्यूपेशन क्या है, साथ में इस चीज़ों के बारे में बात की गई है। जैसे कि पिताजी का है कि उन्होंने BA किया हुआ है, वो एक बिजनेस करते हैं और साथ में उनकी इनकम लिखी है मंथली 70,000, ठीक है। वहीं पर मान लीजिए आपकी मदर है, उन्होंने कुछ एजुकेशन में या 12th पास की होगी, 10th या जो भी है BCom किया होगा या मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट जो भी उन्होंने किया है अकॉर्डिंगली आप लिखेंगे। और वो क्या प्रोफेशन में है, जैसे कि होम मेकर हैं या वो कहीं पे टीचर हैं या कुछ और चीज़ अलग करती हैं, तो उसके बारे में आप वहाँ पे मेंशन ज़रूर करिए। अगर उनकी कोई मंथली इनकम है तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन ज़रूर करेंगे। उसके बाद देखिए
एल्डर ब्रदर लिखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए मेरा एक बड़ा भाई है, तो मैं किस पे टिक करूंगा, एल्डर ब्रदर पे, ठीक है, सिस्टर को रहने दूंगा। एल्डर ब्रदर की डिटेल लिखी, एमटेक कर रहे हैं, इंजीनियर हैं और 45,000 कमा रहे हैं, एमटेक कर चुके हैं यानी कि, ठीक है, इतनी उनकी एजुकेशन हो चुकी है। अगर मान लीजिए मेरी एक छोटी बहन है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यंगर सिस्टर पे टिक करूंगा और ब्रदर को क्रॉस लगा दूंगा और फिर उनकी डिटेल्स भरूंगा। अब जैसे कोई स्टूडेंट है और वो कुछ कमाता नहीं, तो वहां पे क्या आ जाएगा, वापस एन ए आ जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। क्लियर है। मान लीजिए मेरे 3 बड़े भाई हैं या 3 ऐसे सिबलिंग्स हैं जो मुझसे बड़े हैं, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे 2 का ही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यंगर को काट के एल्डर लिख देंगे वहां पे और बाकी की डिटेल फिल कर देंगे अकॉर्डिंगली अपने भाई या बहन को लेकर। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम एजुकेशन की तरफ। जो पॉइंट 7 है वो होता है आपके एजुकेशन के बारे में। देखिए यहाँ पे आपने जिस स्कूल से आपकी मैट्रिक या हायर सेकेंडरी, जिसको 10th भी कहा जाता है जनरल भाषा में, ठीक है, किस स्कूल से करी आप वो लिखेंगे। ठीक है, कौन सा बोर्ड था, कब आपने वो क्लास पास करी, उसके बाद आपके डिवीजन और मार्क्स कितने हैं वो लिखेंगे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, हिंदी मीडियम से थे, इंग्लिश मीडियम से थे या किसी रीजनल लैंग्वेज के उस स्कूल से थे, आप वो फिल करेंगे। उसके बाद आप बोर्डर यानी कि जो व्यक्ति हॉस्टल में रहता है यानी कि छात्रावासी, और या तो फिर डे स्कॉलर यानी कि जो दिन छात्र यानी कि जो बाहर से आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, ठीक है, डे बोर्डर होते हैं, अपने परिवारों के साथ रहते हैं, पढ़ते हैं, उनको कहते हैं डे स्कॉलर। तो ठीक है, आप जो भी हो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको फिल करेंगे। और यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इफ एनी पूछा गया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल बेसिस पे, यानी कि आपने कोई ओलंपियाड वगैरह का एग्जाम दिया, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया या उसमें आपने कोई रैंक अच्छी हासिल करी, आपने कोई स्कॉलरशिप जीती, एनटीएससी की या केवीपीवाई की, या आपकी क्लास में कोई पोजीशन लगी, या आपने डिस्टिंक्शन हासिल करी 3 सब्जेक्ट्स में, 5 सब्जेक्ट्स में, तो वो चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आपका प्लेसमेंट लग गया, इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। फिर ऐसे ही अगर ग्रेजुएशन है तो वो आप मेंशन करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से। और अगर मान लीजिए आपने पीजी भी कर रखी है या कोई प्रोफेशनल कोर्स आप परस्यू कर रहे हैं तो आप वो भी लिखेंगे। और यहाँ पर ईयर में आप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए अगर इस समय अगर मैं एमएससी या एमए कर रहा होता फॉर एग्जांपल, ठीक है, मास्टर्स का कोर्स परस्यू कर रहा होता, तो क्या होता वहाँ पे, और मान लीजिए वो 2026 में कंप्लीट होता, तो मैं यहाँ पे डिटेल लिखता 2026, क्योंकि जिस साल वो खत्म होगा। क्लियर है, उस हिसाब से मैं यहाँ पे एज ऑफ फर्स्ट ईयर जितने परसेंटेज मेरे बन रहे थे उतने परसेंटेज यहाँ पर लिख देता। ठीक है, ये था पहला पेज। ठीक है, इसमें आपने एजुकेशन की बात कर ली, आपके फैमिली रिलेटेड मैटर्स की बात कर ली। ठीक है, जो इसके इंटरव्यू में CIQs पूछे जाएंगे, कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस, वो भी इसी सीक्वेंस में होते हैं। सबसे पहला होता है आपका एजुकेशन के बारे में, फिर आता है आपका फैमिली के बारे में, और फिर आता है आपका स्पेयर टाइम, हॉबीज एंड इंटरेस्ट के बारे में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के बारे में जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। PI के फॉर्म में हम पाते हैं यहाँ पे कि आपकी एज कितनी, आप अपनी एज लिखेंगे, ईयर्स एंड मंथ्स में मेंशन करेंगे। आपकी हाइट जो मीटर्स में होगी आप वो लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मेरी लिखी हुई है 1.85 मीटर। फिर आपका वेट, जैसे कि वेट लिखा हुआ है 78 kg। फिर आपका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड पर्सनल मंथली इनकम इफ एनी, अगर आप कहीं कमाते भी हैं। एजुकेशन, जैसे मेरा अभी ऑक्यूपेशन में लिखा हुआ है इसमें स्टूडेंट, और आपका कुछ और भी हो सकता है, जैसे मान लिया आप स्टूडेंट एंड ट्यूटर भी हो सकते हैं। ट्यूटर हैं तो कितना कमाते हैं वो भी लिखना है आपको ब्रैकेट्स में, 2000, 2500, 5000, 10,000, जो भी आप इनकम जनरेट करते हैं वो आप मेंशन करेंगे। और जो लोग वर्किंग हैं वो अपना वर्किंग प्रोफेशनल वाला जो भी लिखेंगे कि वो क्या ऑक्यूपेशन करते हैं उस हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं एनसीसी ट्रेनिंग की तरफ। देखिए, अगर आपने एनसीसी ट्रेनिंग कर रखी है तो आप यस पे टिक करेंगे, अगर नहीं करी है तो आप नो पे टिक करेंगे। ठीक है, नो वाले हैं वो इस डिटेल को भरेंगे नहीं, खाली छोड़ देंगे, और जिन्होंने की है वो इसको फिल करेंगे कि हाँ मैंने 3 साल की ट्रेनिंग करी है, आर्मी विंग से करी है, सीनियर डिवीजन में रह के करी है ना, और C सर्टिफिकेट या B सर्टिफिकेट जो भी आपने हासिल किया है आप उसको लिखेंगे। फिर आता है आपका पॉइंट नंबर 11 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बारे में। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे स्विमिंग में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, स्विमिंग में कब से कब तक किया, 2016 से 2020 की ड्यूरेशन में मैंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, स्कूल को रिप्रेजेंट किया मैंने, उसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल करी। ठीक है, फिर वैसे मैंने क्रिकेट खेला है, 2010 से लेकर 2015 तक खेला, कैजुअली ऐसे ही खेला। ठीक है, उसमें कोई अचीवमेंट ऐसी खास है नहीं तो मैंने वो मेंशन भी नहीं करी है। ठीक है, तो जो भी आपने खेला हो, आपने बैडमिंटन खेला हो, कई बार ये डाउट आता है बच्चों को, जैसे कि सर मेरा तो कोई स्पोर्ट्स है ही नहीं, रहा नहीं, तो बेटा अगर आपने कोई कैजुअली भी खेला है, सिर्फ ऐसे ही मज़े के लिए खेला है, बट उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ के जाइएगा, उसके बारे में पूरी रिसर्च करके जाइएगा, लेकिन ताकि आपको नॉलेज तो पूरी हो ना, नॉलेज पे सवाल ना उठे। हाँ, स्किल्स पे सवाल उठ सकता है कि आपको खेलना आता है कि नहीं आता, दैट इज़ नॉट अ मैटर। आपने को जीता नहीं जीता वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपको नॉलेज है कि नहीं उस चीज़ के बारे में जिस पे आपने टाइम इन्वेस्ट किया है। क्लियर है, तो आप कैजुअली भी कुछ चीज़ खेल चुके हो तो वो भी आप मेंशन जरूर करोगे। फिर आता है आपका हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। ठीक है, जो भी प्रोडक्टिव चीज़ें हैं जैसे कि आप फ्री टाइम में करते हैं वो हॉबीज़ कहलाती है, जो आप मज़े मस्ती के लिए करते हैं वो क्या कहलाता है, इंटरेस्ट की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे कि रीडिंग बुक्स क्या हो गया, हॉबी हो गया, साइकिलिंग क्या हो गया, हॉबी है, ट्रैवलिंग अगर इन्फॉर्मेटिव तरीके से कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी के लिए कर रहे हो तो वो हॉबी है, अगर सिर्फ मजे के लिए थोड़ा बहुत ट्रैवल कर रहे हो तो वो इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है, अगर लिसनिंग म्यूजिक है तो क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा, वॉचिंग मूवीज क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा, लेकिन रीडिंग न्यूज़पेपर क्या कहलाएगा, हॉबी कहलाएगा, बिकॉज वो प्रोडक्टिव है। ठीक है, जिम जाना क्या कहलाएगा, हॉबी कहलाएगा। तो आगे बढ़ते हैं,
अगर हम आते हैं फिर नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, पढ़ाई से हटके जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो, कल्चरल एक्टिविटीज़, अदर एक्टिविटीज़, है ना, वो सब किसके अंदर आता है, एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर। जैसे कि मैंने डिबेट में पार्टिसिपेट किया 2014 से 2020 तक, फर्स्ट पोजीशन हासिल करी, डांस वगैरह, ड्रामा, माइम्स एटसेट्रा, एंकरिंग वगैरह जो भी आपने किया हो वो चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन वगैरह जिसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया है, जीता है, MUNs वगैरह होते हैं, जो भी चीज़ें आपने पार्टिसिपेट करी है उसमें आप लिखिए। अगर सिर्फ अचीवमेंट नहीं भी है तो भी लिखिए, मेंशन जरूर कीजिए, बिकॉज ये आपके जीवन का एक सारांश है ना, कि आपने क्या क्या किया है, क्या क्या अचीव किया है, तो वो सारा आप यहाँ पर जरूर मेंशन करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली क्या पोजीशन रही वो मेंशन करेंगे, क्या ड्यूरेशन में आपने किया उसको भी मेंशन करेंगे। उसके बाद पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेल्ड, मान लीजिए आप स्कूल में हेड बॉय रहे थे, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कॉर्पोरल इन NCC, तो ठीक है, अगर आपके अकॉर्डिंग आप जो भी रहे हो आप वो लिखिए, है ना। CSU रहे हो, अंडर ऑफिसर रहे हो, ठीक है, जो भी आपकी रैंक रही हो आप वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। स्काउटिंग वगैरह में पार्टिसिपेट आपने किया हो, ठीक है, तो ये पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्ड है, वो वाला पार्ट इसमें आएगा। मान लीजिए आप कबड्डी टीम के कैप्टन थे, आप वो मेंशन कर सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद आता है नेचर ऑफ कमीशन, आपका जो भी है, शॉर्ट सर्विस कमीशन है ना, SSC या PC आपका जो भी है आप उसके हिसाब से कर सकते हैं इसको चूज सेलेक्ट। फिर क्या चॉइस ऑफ सर्विस में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, ठीक है, यहाँ पे SSC रहेगा, ठीक है, शॉर्ट सर्विस कमीशन, और या तो PC जो भी अगर आपके लिए एप्लीकेबल बैठता है, जैसे FCAT एंट्री है तो वो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मान लीजिए कि जैसे CDS की एयरफोर्स एंट्री होती तो वो परमानेंट कमीशन हो जाती, क्लियर है। IE में एंट्री क्या हो जाएगी, परमानेंट कमीशन। अब यहाँ पे लिखा रहता है कि नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फॉर कमीशन इन ऑल 3 सर्विसेज, तो आपको मेंशन करता है कि भाई हाँ इतनी बार मैं SSB देने अभी तक अपीयर हो चुका हूँ, ठीक है। कोई 2 बार, कोई 4 बार, कोई 10 बार, अगर कोई एक भी बार नहीं हुआ तो क्या लिखेगा, ऑब्वियसली वही लिखेगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लिख देगा वो खाली, और इस चीज़ को फिल नहीं करेगा अगर वो कंप्लीटली फ्रेशर है, आज तक कभी SSB देने गया नहीं है, ठीक है। कई बार बोर्ड्स में बताया जाता है कि मान लीजिए आप 10 बार SSB देने गए, ठीक है, और उस 10 बार में से अगर मान लीजिए आप 7 बार आपने कॉन्फ्रेंस देखी लेकिन 3 बार आप स्क्रीन आउट हो गए, ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 10, लेकिन यहाँ पे डिटेल सिर्फ केवल 7 की भरेंगे जो आपने कॉन्फ्रेंसेस देखी हुई हैं, क्लियर है। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की जाती है। आई होप आपको पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, अच्छे से फिल कीजिएगा, बिकॉज एक PIQ है ना, आपका इंप्रेशन बनाता है कि यार व्यक्ति है, कैसे क्या सवाल पूछे जा सकें। तो इतना ही लिखिए, बहुत ज़्यादा भी मत लिखिए, है ना, कि वो आपसे सवाल ही नहीं समझ में आ रहा है, कि वो आपसे किसी भी डायरेक्शन के सवाल पूछ रहे हैं। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर आप बहुत सारी डिटेल्स फिल कर देंगे, कम से कम 5-6 गेम्स के नाम लिख देंगे, तो आपको 5-6 गेम्स के बारे में पूरी जानकारी भी रखनी पड़ेगी, क्लियर है। ऐसे में आप उनके पास सवाल पूछने के लिए बहुत कुछ रहेगा, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, तो फिर आपको शायद दिक्कत हो सकती है इंटरव्यू में। तो इसलिए उतना ही लिखिए जितना सच है, जितना आपको अच्छे से ज्ञान है जिस चीज़ के बारे में, तो उतना ही मेंशन करिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलिए। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, है ना। तो ऐसी और जानकारी वाली वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।